सार्थ एकेडमी की ई लर्निंग प्रक्रिया में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के पॉलिटिकल साइंस विषय से छठा अध्याय अंतर्राष्ट्रीय संगठन के वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर देखने की शुरुआत करें, आप लोग से निवेदन है कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस विषय है तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। तो आइए अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है कि वीटो के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाएं। इसके कहने का मतलब है कुछ स्टेटमेंट आएगा, वो स्टेटमेंट वीटो के बारे में दिया गया है, जो वीटो पावर मिला हुआ है कुछ देशों को सुरक्षा परिषद में, उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और ये कथन सही है या गलत है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है वो है कि सुरक्षा परिषद के सिर्फ अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं उन्हीं को केवल वीटो मिला हुआ है, तो इसलिए ये कथन जो है पूर्ण रूप से सत्य है, तो ये सही हो जाएगा। अब दूसरा कथन देखते हैं। यह जो वीटो पावर है यह एक तरह की नकारात्मक शक्ति है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को जो वीटो पावर मिला हुआ है उसके माध्यम से वो किसी भी प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में मतदान करते हैं। यदि वो इसको नकारात्मक रूप से मतदान करते हैं तो फिर ये जो प्रस्ताव है वो समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह एक नकारात्मक शक्ति है, इसलिए यह स्टेटमेंट भी सही है। अब अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट है, सुरक्षा परिषद के फैसले से असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का प्रयोग करते हैं। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य उनको वीटो का पावर मिला हुआ है और वही वीटो का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें किसी को भी वीटो का पावर नहीं मिला हुआ है। तो यहाँ पर महासचिव को भी वीटो का पावर नहीं मिला हुआ है, इसलिए ये वीटो का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार ये तीसरा कथन जो है वो गलत है। अब देखते हैं चौथा कथन क्या है। चौथा कथन है कि एक वीटो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है। तो जैसा कि हमने इस अध्याय को पढ़ते वक्त भी देखा था कि यदि सभी देश एक पक्ष में मतदान करते हैं और एक ऐसा देश जिसको वीटो पावर मिला हुआ है उस प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान कर देता है तो वह प्रस्ताव नामंजूर हो जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है ये सही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें पहला स्टेटमेंट जो सुरक्षा परिषद के सिर्फ अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट यह एक तरह की नकारात्मक शक्ति है, सही है। तीसरा स्टेटमेंट जो है सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का प्रयोग करता है, ये गलत है। और एक वीटो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है, ये स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार इसमें 3 स्टेटमेंट सही था और 1 स्टेटमेंट गलत था। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट में हम यूएनओ भी लिखते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन देखते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो इसको डेट को याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने संस्थापक सदस्य देश थे? कहने का मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई थी उस समय में इसके कितने सदस्य थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 51 देश। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का कब सदस्य बना? तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था और अध्याय में देखा था कि भारत जो है इसके संस्थापक सदस्य नहीं है, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई है उस दिन भारत इसके सदस्य नहीं था, यानी कि इसके बाद बना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 अक्टूबर 1945 को, यानी 6 दिन बाद जा करके भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं? ये पूछता है कि अभी वर्तमान में अब कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हो चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा
वर्तमान में 193 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन चुके हैं। अब छठा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो किसी भी संस्था का या किसी भी चीज़ का दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? जब उसकी स्थापना होती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945 को। तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है 24 अक्टूबर 1945 को मनाया जाता है। अब हम सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, वर्तमान में यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटारेस हैं। ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। तो वर्तमान में यही यूएनओ के महासचिव है, ये 9वें महासचिव हैं। अब अगला 8वां क्वेश्चन है, यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं? यूएनओ के सुरक्षा परिषद जो है उसमें टोटल जो है 15 देश हैं। आपको पता है कि यूएनओ का सुरक्षा परिषद, इसमें टोटल देश पूछा है, न कि स्थायी और अस्थायी, इसलिए टोटल जो है 15 देश हैं। अब 9वां क्वेश्चन जो है वो है, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी और कितने अस्थायी सदस्य हैं? अब यहाँ पर वो अस्थायी और अस्थायी सदस्यों को पूछा गया है। तो सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। इस तरह से टोटल 15 सदस्य सुरक्षा परिषद में हैं। अब 10वां क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के नाम बताइए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से नहीं पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कि सुरक्षा परिषद के किसी एक अस्थायी सदस्य देश का नाम बताइए, या सुरक्षा परिषद के किसी 2 अस्थायी सदस्य देशों का नाम बताइए। तो इस तरह से पूछता है, लेकिन हमने यहाँ पर क्वेश्चन रख दिया है ताकि आपको 5 अस्थायी सदस्य देशों का नाम याद रहे। तो सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनका नाम है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। ये 5 इसके अस्थायी सदस्य देश हैं। अब इसमें से यदि एक पूछता है तो इन 5 में से किसी एक का नाम लिख दीजिएगा। यदि 2 पूछता है तो इन 5 में से किसी 2 देश का नाम लिख दीजिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, यूएनओ के कामकाज के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाएं। यानी कि अब कुछ स्टेटमेंट आएगा, इस स्टेटमेंट में यूएनओ के काम के बारे में दिया गया है और उसके बारे में बताना है कि ये कथन सही है या गलत है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, सुरक्षा और शांति से जुड़े हुए सभी मसलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है। तो जैसा कि आप सुरक्षा परिषद जब पढ़े थे तो आपने देखा था कि सुरक्षा परिषद में जितने भी शांति और सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हैं उस पर विचार होता है और मतदान के द्वारा इस पर निर्णय होता है। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब अगला देखते हैं, मानवतावादी नीतियों का क्रियान्वयन विश्व भर में फैली मुख्य शाखाओं तथा एजेंसियों के द्वारा होता है। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कई साथ में काम करने वाले अंग हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए काम करते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मानवतावादी नीतियां हैं वो इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित होता है। जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है, WHO है, या फिर UNDP है जिसको कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है, या फिर UNHRC है जिसको कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन कहा जाता है, या यूनेस्को है। तो इस तरह से कई सारी संस्थाएं हैं जिसके माध्यम से यूएन का मानवतावादी नीतियों का क्रियान्वयन होता है। तो इस प्रकार यह भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब अगला तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। तीसरा स्टेटमेंट है, सुरक्षा के किसी मसले पर 5 अस्थायी सदस्य देशों का सहमत होना उसके बारे में लिए गए फैसले के क्रियान्वयन के लिए जरूरी है। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि सुरक्षा परिषद में कोई भी जो प्रस्ताव जाता है या कोई भी मसला पर विचार होता है, उसमें जब मतदान होता है तो सभी सदस्य देशों की सहमति आवश्यक होती है। यदि उसमें से किसी एक सदस्य देश ने भी वीटो का प्रयोग कर दिया तो फिर वह प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह स्टेटमेंट भी सही है। अब अगला स्टेटमेंट देखते हैं, यूएनओ महासभा के सभी सदस्य यूएनओ का बाकी प्रमुख अंगों और विशेष एनजीओ के स्वतः सदस्य हो जाते हैं। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो यह स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? आप देखेंगे कि जब कोई भी देश जो यूएनओ का सदस्य बनता है तो जरूरी नहीं है कि वह सभी अंगों का सदस्य बन जाए। अब जैसे कि आप जानते हैं कि यूएनओ के 6 प्रमुख अंग हैं, आम सभा, सुरक्षा परिषद, इसके अलावा है महासचिव का जो सचिवालय है,
वो है। उसके बाद भी कई सारे और हैं, जिसमें कि एक आते हैं ये न्यायता परिषद, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और आर्थिक और सामाजिक परिषद, ये सब 6 अंग हैं। उसके अलावा भी कई संस्थाएं हैं। तो जब कोई देश यूएनओ का सदस्य बनता है तो वो जरूरी नहीं है कि वो सुरक्षा परिषद का सदस्य बन जाए, या कोई जरूरी नहीं है कि वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सदस्य बन जाए। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस स्टेटमेंट, इस टोटल स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट कि जो शांति और सुरक्षा से जुड़ा हुआ सभी मसले का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है, ये सही है। दूसरा, जो मानवतावादी नीतियों का क्रियान्वयन विश्व भर में फैली मुख्य शाखाओं तथा एजेंसियों के द्वारा होता है, ये भी सही है। तीसरा जो है, सुरक्षा के मसले पर सभी 5 अस्थायी सदस्य देशों की सहमति होनी चाहिए, ये भी सही है। और चौथा जो है कि यूएनओ का महासभा के सदस्य बनते ही अन्य एजेंसियों के भी सदस्य बन जाते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इस प्रकार हमने 11वां क्वेश्चन देख लिया। अब हम अगला 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बनाता है? यानी कि भारत जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए कई सारे तथ्य सामने रखा जाता है। इन तथ्यों में से कौन सा ऐसा तथ्य है जो भारत के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए वजनदार रूप से अपना पक्ष रख सकता है? तो पहला जो इसमें दिया गया है ऑप्शन, परमाणु क्षमता से संपन्न है भारत, इसलिए उसको सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। दूसरा है कि भारत यूएनओ के जन्म से ही उसका सदस्य है, इसलिए भारत को स्थायी सदस्य बनाना चाहिए सुरक्षा परिषद में। तीसरा है कि भारत एशिया में है, इसलिए भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। चौथा है कि भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और राजनीतिक व्यवस्था जो है उसके लिए भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो परमाणु क्षमता होना कोई जरूरी नहीं है कि परमाणु संपन्न देश ही सुरक्षा परिषद के सदस्य बनेंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन जो है, भारत यूएनओ के जन्म से ही उसका सदस्य है, तो ये ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि भारत जो है यूएनओ के जन्म के समय नहीं बल्कि उसके 6 दिन बाद इसका सदस्य बनता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा जो है भारत एशिया में है, तो भाई एशिया किसी भी महादेश से होने का मतलब ये नहीं कि उसको सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता दे दी जाए, तो ये ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन जो है वो है, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और जो स्थिर राजनीतिक व्यवस्था है वो एक तर्क प्रस्तुत करता है कि नहीं, भारत जो है वो सुरक्षा परिषद में यदि शामिल होता है तो वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो होगा चौथा, यही आंसर सही होगा। तो इसका ऑप्शन चौथा जो है वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 जून 2018 तक अस्थायी सदस्य देशों में किसने कितनी बार वीटो का प्रयोग किया? देखिए, ये प्रश्न इस तरह से नहीं पूछा जाता है, क्योंकि मुझे इस प्रश्न में सभी देशों के द्वारा कितनी बार वीटो का प्रयोग किया गया है वो बताना था, इसलिए मैंने इस प्रश्न को इस तरह से रखा है। नहीं तो प्रश्न ये पूछा जाता है देश का नाम लेके कि रूस ने अब तक कितनी बार वीटो का प्रयोग किया है, या अमेरिका ने अब तक कितनी बार वीटो का प्रयोग किया, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन हमने चूंकि इसको सब कुछ बताना था, इसलिए हमने प्रश्न को इस तरह से रखा है। तो सबसे पहले जो देखते हैं कि हम रूस का देखते हैं कि रूस अभी तक कितनी बार प्रयोग किया है वीटो का। तो देखिए, रूस जो है अभी तक 135 बार प्रयोग किया है। अमेरिका जो है वो 84 बार प्रयोग किया है। ब्रिटेन जो है वो 32 बार अब तक प्रयोग कर चुका है वीटो का। फ्रांस जो है वो 18 बार प्रयोग कर चुका है, और चीन जो है वो 11 बार वीटो का प्रयोग कर चुका है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है रूस सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग किया। ये भी प्रश्न पूछता है कि सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग अब तक किसने किया है, तो एक तो ये प्रश्न इससे बन जाता है। दूसरा ये है कि कई बार देश के नाम लेकर के कि रूस ने अब तक कितनी बार वीटो का प्रयोग किया है, या अमेरिका ने अब तक कितनी बार वीटो का प्रयोग किया है, ये इस तरह से प्रश्न बनता है। तो आप इसको पूरा ध्यान रखिएगा। तो देश वाइज भी पूछे तो भी, सबसे अधिक बार किसने किया तो भी, सबसे कम बार किसने वीटो का प्रयोग किया तो भी, ये सारे में ये इस जो पॉइंट जो हमने उठाया है इससे सारे में आपका सारे आंसर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब आइए हम 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल तथा ह्यूमन राइट वॉच किस क्षेत्र से जुड़ी हुई संस्था है, यानी ये किस क्षेत्र में काम करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा ह्यूमन राइट, यानी कि मानवाधिकार से जुड़ी हुई संस्था है ये। अब हम 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, ये 15वां क्वेश्चन है, परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंध यूएनओ की एजेंसी का नाम क्या है?
यानी कि ये प्रश्न पूछता है कि वो कौन सा यूएनओ का एजेंसी है जो यह सुनिश्चित करता है कि परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग शांतिपूर्ण तरीके से हो और वो सुरक्षित तरीके से हो। तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम। पहला है संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण समिति, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण समिति ऐसा इसमें ये यूएनओ के जो आणविक ऊर्जा है, आणविक प्रौद्योगिकी है, उससे संबंधित नहीं है। जहाँ तक ये है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, ये आपको जिसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहा जाता है, इसके बारे में हमने इस अध्याय में पढ़ा भी है। तो ये जो एजेंसी है, यही एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करता है और उसकी सुरक्षा के संबंध में जांच पड़ताल भी करता है। तो इसका आंसर ख हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणविक ऊर्जा एजेंसी या फिर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इंग्लिश में कहा जाता है। तो 15वां का आंसर जो हो जाएगा वो ख हो जाएगा। अब हम कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ये सब तो लघुत्तरीय प्रश्न थे जो कि 1 नंबर में पूछे जाते थे। अब हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखते हैं और दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखते हुए हम तो इसका उत्तर तो डिटेल में नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इसका बता देंगे कि इसमें क्या क्या लिखा जाना चाहिए। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के पक्ष में आप पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे, अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध कीजिए। यहाँ कहने का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि आप भारत के नागरिक हैं और भारत चाहता है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता उसको मिले, तो इस अस्थायी सदस्यता का समर्थन आप किस किस तर्क के आधार पर कीजिएगा। तो जैसा कि आप जब अध्याय पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर अपने एक जो टॉपिक है वो देखा होगा कि भारत की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए क्या क्या तर्क दिया जाता है, उसी तर्क को आपको लिखना है। यहाँ कोई आपको अपने से नया तर्क नहीं बनाना है। जैसे कि उसमें तर्क दिया गया था कि भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है और उसके बाद भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत जो उभरती हुई आर्थिक शक्ति है, भारत यूएनओ की शांति बहाल करने के प्रयासों में ठोस भूमिका निभाता आ रहा है, साथ ही भारत यूएनओ की लगभग सभी पहलकदमियों में भाग लिया है। तो ये सब चीज़ें जो है यही इसमें तर्क दिया जाएगा। अब दूसरा जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कैसे हुआ, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो इसमें आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास की प्रक्रिया बताना है कि किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के विनाश को देखते हुए किस तरह से लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। राष्ट्र संघ की स्थापना होने के बावजूद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया 1939 से 1945 तक। उसका द्वितीय विश्व युद्ध में जिस तरह से विनाश हुआ, उस विनाश को देखते हुए किस तरह से जो दुनिया के देश थे वो एक ऐसी संस्था बनाने का प्रयास किए जो कि शांति को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो इस प्रक्रिया के द्वारा यूएनओ की स्थापना होती है 1945 में। अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य हमने देखा भी था जब हम अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, तो हमने देखा भी था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना, राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, उसके बाद वैसे लड़ाई झगड़े को रोकना जो कि बाद में युद्ध का रूप ले सकता है। तो उसके बाद हमने देखा था कि अगर युद्ध हो जाता है तो फिर शत्रुता का जो दायरा है उसको कम से कम करने का प्रयास करता है, और दूसरे उसके बाद कुछ इसका जो सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए भी संयुक्त राष्ट्र प्रयास करता है। तो यही सब इसके प्रमुख उद्देश्य हैं, इसी सब चीज़ को लिखना है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार को लेकर के भारत के क्या विचार हैं। तो देखिए हमने देखा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत, वो टॉपिक से आपको उठा करके यहाँ लिख देना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार को लेकर के भारत क्या चाहता है। तो भारत भी सुधार के पक्ष में है। उसके लिए वो कई तर्क देता है कि भाई जिस समय यूएनओ की स्थापना हुई उस समय से लेकर अब तक जो है विश्व में कई सारे बदलाव हुए हैं, कई सारे परिवर्तन हुए हैं। तो उस परिवर्तन के अनुसार यूएनओ में भी परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन नहीं होगा तो फिर यूएनओ की प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही भारत यह भी कहता है कि जो विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए और विकास को बढ़ावा देने के लिए यूएनओ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाना है, तो उसमें कुछ न कुछ बदलाव तो करना ही चाहिए। उसके बाद भारत यह भी कहता है कि जो सुरक्षा परिषद का जो सदस्य है वो अभी तक जो शुरू में बना था वो अभी तक वो स्थिर है,
जबकि उसमें अन्य सदस्य जो हैं वो बहुत 51 सदस्य देश थे शुरुआत में, अब 193 देश हो गए हैं। तो सदस्य देश तो खूब बढ़े हैं, लेकिन सुरक्षा परिषद जो है अभी तक जैसे कि तैसा है, इसलिए उसमें बदलाव होना चाहिए। तो इस तरह से भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का समर्थन कई आधारों पर किया है। तो यही चीज़ें इसमें लिख देना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि भारत को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनाने के विरोध में कौन सा तर्क दिया जाता है। तो हमने अब देखा था कि भारत के जो अस्थायी सदस्यता के विरोध में 3-4 तर्क हमने देखा था जब इसके पीछे जो अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई भारत जो है परमाणु हथियार संपन्न है और ये इसका एक परमाणु हथियार संपन्न होने के कारण यह महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाएगी सुरक्षा परिषद में। दूसरा तर्क दिया जाता था कि भाई भारत का जो है अपने पड़ोसी पाकिस्तान जो देश है उससे हमेशा तनावपूर्ण संबंध रहता है, तो उस तनाव के कारण यह जो सुरक्षा परिषद में सफल सिद्ध नहीं होगा। उसके बाद कई लोग ये भी कह रहे थे कि भाई जो भारत जो है, यदि भारत को अस्थायी सदस्य बनाया जाता है तो कई सारे ऐसे देश हैं जो और कहेंगे कि भाई हमें भी अस्थायी सदस्य बनाया जाए, तो उसके कारण बहुत सारे देश जो है इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये सारे जो तर्क है वो तर्क दिया जाएगा इसमें कि अस्थायी सदस्य बनने में ये सब सारे विरोध में तर्क दिए जाते हैं। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या प्रासंगिकता रह गई है। तो इसको देखने के इसका उत्तर लिखने के लिए हमें थोड़ा सा ये दिखाना पड़ेगा कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अब जो अमेरिका है वो एकमात्र शक्ति रह गई है। अब अमेरिका जो है इतनी शक्तिशाली है कि वो यूएनओ के किसी भी आदेश की अवहेलना कर सकता है या इसके मैंडेटरी को इग्नोर कर सकता है, लेकिन फिर भी हम एक संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ही ऐसी एक ऐसा जगह है जहां पर कि अमेरिकी जो नीति है उसकी आलोचना हो सकती है, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ ही ऐसा जगह है जहां पर कि अमेरिका के विरोध में जो 192 देश हैं वो इकट्ठा हो सकते हैं। तो इस तरह से ये जो 3-4 तर्क, जो 5 तर्क हमने देखा था उस समय में कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अमेरिका की ताकत पर अंकुश कैसे लगा सकता है, ये तो पूरी तरह सक्षम नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत ये कर सकता है, तो वो हमें ये वही तर्क इसमें लिख देना है। तो इस प्रकार हमने लघुत्तरीय प्रश्न और उसका उत्तर देखा जो कि 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है। इसके अलावा हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन को देखा और थोड़ा बहुत उसको कैसे उत्तर लिखा जाएगा उसके बारे में भी देखा। तो अब हम अगले वीडियो में अब दूसरे चैप्टर के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।